नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज करणपुर देहरादून स्थित डीएवी पीजी कॉलेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 105वां एपिसोड सुना। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कॉलेज के स्मार्ट लाइब्रेरी स्थापना के कार्यों का शुभारंभ किया। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का मन की बात एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से देश के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों द्वारा सामान्य परिस्थितियों में किए जा रहे सराहनीय कार्यों को आगे लाया जाता है। इससे अन्य लोगों को भी विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने नैनीताल के युवाओं द्वारा बच्चों के लिए शुरू की गई अनोखी घोड़ा लाइब्रेरी का जिक्र किया, जिसके माध्यम से नैनीताल के दुर्गम 12 गांवों में रहने वाले स्कूली बच्चों को किताब के अलावा कविताएं, कहानी और नैतिक शिक्षा भी पढ़ने को मिल रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करना चाहता हूं देवभूमि उत्तराखंड की जनता की ओर से। उन्होंने हर अपने एपिसोड में जितने उनके एपिसोड हुए हैं, हर एपिसोड में उत्तराखंड की मातृशक्ति के द्वारा, उत्तराखंड के हमारे धार्मिक स्थल, उत्तराखंड के अंदर किए जाने वाले बहुत विशिष्ट प्रकार के कार्य, उन सभी को पर्यावरण के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में, कृषि के क्षेत्र में, उद्यान के क्षेत्र में या महिला शक्ति के क्षेत्र में, मातृशक्ति के द्वारा जो भी काम किए गए उन सभी कामों को अपनी मन की बात के कार्यक्रम में सम्मिलित किया है। हमेशा उन्होंने उत्तराखंड के मान सम्मान को प्रमुखता से देश और दुनिया के अंदर ले जाने का काम किया है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी के कठालगांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 105वें एपिसोड को सुना। इस दौरान पीएम ने G20 की सफलता के लिए भारतवासियों को बधाई दी। वहीं प्रधानमंत्री ने नैनीताल की घोड़ा लाइब्रेरी का जिक्र भी किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष लगाव है। मंत्री ने कहा, आज हमारे युवाओं ने हर क्षेत्र में नाम कमाया। मन की बात में मोदी जी जिन चीजों को लाते हैं उनका हमें पता नहीं होता, इसलिए मन की बात को सुनना अवश्य चाहिए। मैं सभी देशवासियों से अपील करता हूं कि जो मोदी जी की मन की बात जो हर महीने के आखिरी सप्ताह में होती है, आज 105वीं मन की बात थी, उसको जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि हर मन की बात में कुछ ऐसी नई चीज उनके माध्यम से हमारे सामने आती है जिसका कि हमें ज्ञान नहीं होता। जैसे कि उन्होंने आज घोड़ा लाइब्रेरी का जिक्र किया, शायद ये किसी को पता नहीं होगा। मैं भी नैनीताल होकर आया हूं, लगातार दौरे में जाते रहता हूं और हर कार्यक्रम में नए नए आइडियाज, नई नई बातें हमें सीखने को मिलती हैं। इसलिए मैं सबसे विशेषकर अपने नौजवानों से ये अपील जरूर करूंगा कि मन की बात जरूर सुने और उसका फायदा लें। उत्तराखंड के विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक मदन सिंह बिष्ट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। बीते 16 सितंबर की रात विधायक का पारा चढ़ गया। वह अपने समर्थकों के साथ द्वाराहाट इंजीनियरिंग कॉलेज के निदेशक के.एस. मेहरे पर आग बबूला होते हुए उनके आवास पर धमक उठे। कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट के वायरल वीडियो पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी बयान सामने आया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरीके से वीडियो में विधायक नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं के हर मसले पर बयान आते हैं, इसलिए इस मामले पर भी कांग्रेस नेताओं को बयान देना चाहिए। वहीं विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी का इस मामले में कहना है कि चाहे अधिकारी हो या विधायक, सभी को अपनी हदों में रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने भी इस वीडियो को देखा। उन्होंने कहा कि देवभूमि के विधायक हैं, इसलिए उनको अपने बोलने पर संयम रखना चाहिए। नाराजगी व्यक्त करने का तरीका सामान्य होना चाहिए।
निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पर तो कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं से पूछा जाना चाहिए। जो इस प्रकार की बातें करते हैं, अन्य चीज़ों पर उनके बयान आते हैं, इस पर भी उनका बयान और उनका विचार निश्चित रूप से लिया जाना चाहिए। मैंने भी वो वीडियो ही देखा है और मैं चाहे अफसर हूँ चाहे विधायक हूँ, हम मनुष्य हैं, तरीके से बात करनी चाहिए, तहजीब से बात करनी चाहिए। ये उत्तराखंड है, हमारा संस्कार है, हमारे एक तरीका है बोलने का। हम देवभूमि के विधायक हैं, देवभूमि से ताल्लुक रखते हैं, तो बहुत आवश्यक है कि हम अपना संयम रखें। नाराजगी होती है लेकिन संयम से, तरीके से, तमीज से सभी को एक दूसरे से व्यवहार करना चाहिए। निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पर तो कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं से पूछा जाना चाहिए। जो इस प्रकार की बात उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने सदन में भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि रमेश बिधूड़ी ने संसद और उसकी परंपराओं का घोर अपमान किया है, जो कि बेहद निंदनीय है। ऐसे सांसद को संसद से ही नहीं, उस पार्टी से भी निलंबित कर देना चाहिए और इस हेट स्पीच के लिए उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हरीश रावत ने पीएम मोदी से भी अपील की है कि वे ऐसे सांसद पर कठोर कार्रवाई करें। मिलन समारोह है और हमारे घर गांव के लोग हैं, वो भी हैं, कुछ हमारे पार्टी के नेतागण हैं, आपस में ऐसे ही बैठने के लिए आए हैं। आपस में एक दूसरे से बातचीत करेंगे, प्यार बांटेंगे। मिलन का कोई खास मौका है? मतलब कोई खास तो कोई होली चल रही, ना दिवाली हो रही है। इसका केवल एक मौका है कि पहाड़ में इस समय ककड़ियों का मौसम होता है और नहीं तो फिर मौसम निकल जाएगा, इसलिए पहाड़ की ककड़ी खिलाने और रायता खिलाने के लिए ये मौसम है। सबसे बड़ा मौसम ये है और आपसे शुरुआत की थी, हमने पहले पत्रकारों को रायता खिलाया था। आने वाले चुनाव की कुछ शुरुआत वो दूर है, वो दूर है। और फिर चुनाव के लिए जो तैयारी या उम्मीदवार कौन, ये सवाल पार्टी से पूछना, ये सवाल मेरा नहीं है। ये सवाल या तो देहरादून वाले जवाब देंगे या दिल्ली। रुड़की की मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में करीब 2 महीने पूर्व हुए विवाद को लेकर उत्तराखंड पुलिस के जवान की पत्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान उसने गांव के ही कुछ लोगों पर घर में घुसकर लाठी डंडों से मारपीट करने का आरोप लगाया। इस दौरान उसने प्रशासन से इंसाफ दिलाने की गुहार लगाई है। इस मामले को लेकर पीड़िता ने प्रशासन से अपनी और अपने बच्चों की सुरक्षा की गुहार लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। मैं लिबरेडी गांव से हूँ, गरिमा नाम है मेरा, और मेरे पति पुलिस में है, गौरव चौधरी। हमारे साथ झगड़ा हुआ, गांव के ही कुछ लोग थे, हर्षवर्धन राठी, आर्यवीर राठी उनका लड़का, और नितिन राठी और सर सुधीर चौधरी, इन सब ने मारपीट की हमारे घर पे आके। और हमारे यहाँ रिश्तेदार आए हुए थे, उनके साथ भी मारपीट की। उनका जो मेरे नंदोई आ रहे थे उनके साथ थे, उनका सिर फोड़ दिया, हमारा बहुत नुकसान करा, गाड़ी तोड़ दी, ट्रैक्टर तोड़ दिया। और मेरे पति ने भाग के छत पे जाके जान बचाई।
नहीं तो वे उन्हें जान से मार देते। ये 2 महीने हो गए, 23 जुलाई का है। तो भैया क्या चाहते हो? अब हम इंसाफ चाहते हैं सर। वे अभी ये कह रहे कि हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ा तुम पे और तुम्हें गांव से निकाल देंगे, और मेरे पति पे मुकदमा दर्ज हो गया उल्टा, और इनकी पोस्टिंग वहाँ कर दी रुद्रप्रयाग। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अब मैं अकेले घर पर रहूँ, सास ससुर नहीं है सर, तो बस इंसाफ चाहिए हमें तो सर। किच्चा में प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाने की चेतावनी पर आज व्यापार मंडल पदाधिकारियों के आह्वान पर व्यापारियों ने विरोध किया है, अपने प्रतिष्ठान को बंद कर आक्रोश व्यक्त किया। इस दौरान कांग्रेसी नेताओं ने भी किच्चा के व्यापारियों का समर्थन किया। इस दौरान व्यापारियों का कहना था कि अतिक्रमण के नाम पर व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान व्यापारियों ने प्रशासन को उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी है। भारत सरकार और शहरी विकास निदेशालय के निर्देशों के तहत जोशीमठ में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के अंतर्गत आज स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान बद्रीनाथ मार्ग, मारवाड़ी, विष्णु प्रयाग, अलकनंदा नदी के तटबंधों के किनारे नदियों और नालों की सफाई की गई, जिसमें पालिका अध्यक्ष सहित स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर, जागरूक सभासद, अधिशासी अधिकारी, कर्मचारी और महिला मंगल दल मारवाड़ी ने हिस्सा लिया। खबर देहरादून से, जहां शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र की करोड़ों रुपयों से बनी सड़कें टूटने लगी है, जिससे सड़क पर बने गड्ढों में वाहन चलाना मुश्किल हो रहा है। वहीं शहर की अधिकतर सड़कें कई जगह से टूट चुकी है, यहां से वाहन ले जाना तो दूर, पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। वहीं देहरादून के मेयर का इस पूरे मामले पर कहना है कि बरसात जैसे ही खत्म होगी, इसका जल्द ही समाधान किया जाएगा। सभी विभाग इस समय काम कर रहे हैं, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बरसात जो है समय से पहले आ गई। हमारे मई जून में जो है, जिनमें जो विभाग काम कर रहे थे उनको कहा गया था जून तक आप अपने काम पूरे कर दीजिए, तो एक बड़ी वजह ये भी है कि बरसात पहले हो गई, इसलिए उनको काम करने का समय नहीं मिला। अब बरसात जैसी ख़त्म होगी, उसमें चाहे नाली है, चाहे सड़क है, चाहे गड्ढे हो रखे हैं, सबको जो है तत्काल भरा जाएगा। लगातार जो है हम भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और माननीय सरकार भी जो है संज्ञान ले रही है। उनके भी दिशा निर्देश हैं कि बरसात में तुरंत गड्ढे भरे जाएं, और बरसात के बाद मुझे लगता है कि हम 15 दिन के अंदर अंदर ये सब काम में करने के लिए सभी अधिकारियों को भी कहेंगे, और स्वयं भी सड़कों पे जाएंगे, जैसे हम पूर्व में भी गए हैं, आगे भी जाएंगे। और हमारा उद्देश्य यही है कि जनता को किसी किस्म की किसी रूप में भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसके लिए जो है हम भी सचेत हैं, सरकार भी सचेत है, और विभागों को भी लगातार हम कह रहे हैं कि ये किसी किस्म की लापरवाही जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो इसके बरसात के बाद तुरंत इसका समाधान होगा।
खबर देहरादून से है, जहां सीवर की सफाई हमेशा से एक बड़ी चुनौती बनती नजर आ रही है। वहीं समस्या से निजात दिलाने को लेकर एक नई सीवर सफाई मशीन जल संस्थान की ओर से मंगाई गई है। इसमें खास बात यह है कि यह मशीन रोबोट तकनीक पर बनाई हुई है, जिसे रिमोट कंट्रोल के माध्यम से ऑपरेट किया जाता है। इस दौरान सहायक अभियंता राघवेंद्र डोभाल ने कहा कि जल संस्थान और स्मार्ट सिटी के माध्यम से सीवर क्लीनिंग रोबोटिक मशीन का प्रोक्यूरमेंट अभी प्रगति पर है। मैंने आपको पूर्व में भी बताया कि जो ये स्मार्ट सिटी के माध्यम से हम इनको प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं और छोटी छोटी गलियां हैं। हम जल संस्थान में और स्मार्ट सिटी के माध्यम से रोबोटिक क्लीनिंग मशीन, सीवर क्लीनिंग मशीन का प्रोक्योरमेंट अभी गतिमान है, जिसके आने के पश्चात जो है अभी भी थोड़ा बहुत मैनुअली हमारे यहाँ वैसे तो होता नहीं है, बट जो मशीन हमें बड़ी बड़ी मशीन होती है छोटी छोटी गलियों में जा नहीं पाती हैं, वो रोबोटिक की मशीन से हम सीवर मैनहोल चैम्बर जो हैं उनको क्लीन कर सकते हैं फिर आने वाले टाइम पे। तो ये जल्दी ही प्रोक्योरमेंट इसके अभी चालू है और प्रोक्योरमेंट के बाद आपका ये जल्दी ही हमारा मतलब देहरादून में और हमारे उत्तराखंड में ये चालू हो जाएगा। रुड़की की थाना भगवानपुर पुलिस ने 40 सीमेंट के साथ गायब हुए ट्रक की गुत्थी को सुलझा लिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने मामले में खुलासा करते हुए 2 सगे भाइयों समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि 5 लोग अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहे हैं। पुलिस ने जांच में एक ट्रक, 690 सीमेंट के कट्टे, 2 ट्रैक्टर ट्रॉली सहित 83,000 रुपए बरामद भी किए हैं। परमजीत सिंह निवासी फतेहगढ़ पंजाब के द्वारा थाना भगवानपुर में आकर ये तहरीर दी गई कि उनका चालक सावेज उर्फ साजेब जो ट्रक कैप्सूल लेके जिसमें 40 टन सीमेंट भरा हुआ था, रोपड़ अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री से विकास नगर के लिए चला था, लेकिन उनके ट्रक की जीपीएस लोकेशन विकास नगर ना होकर वहाँ पहुँची नहीं और उसका लोकेशन सिकंदरपुर आ रहा है। मुझे शक है कि इनके द्वारा चोरी करके चीज़ें बेच दी गई हैं। इस सूचना पर इंस्पेक्टर भगवानपुर के नेतृत्व में एसएसआई भगवानपुर के निर्देशन में टीमें गठित की गई और उन टीमों के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए जानकारी जुटाई गई। तो पता चला कि अभियुक्त जो चालक साजेब है उसने अपने भाई जावेद जो क्लीनर का काम करता है उसके साथ मिलके इस सीमेंट को काका के ढाबे पर ले जाकर वहाँ योगेश सैनी और उसके पुत्र आशीष सैनी उर्फ काका, जहाँ पर और भी अन्य लोग मिले, हितेश और इफ्तिकार और बंटी, ये लोग मिले। इन लोगों को 1,85,000 रुपये में पूरे सीमेंट का सौदा कर दिया, जिसमें से 85,000 रुपये उसे कैश वहीं दे दिए गए थे, 1 लाख रुपये और बाद में मिलने थे। इसमें जब बंटी को कब्जे पुलिस दिया गया और उससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि लगभग 225 कट्टे सीमेंट एक जगह रखे हुए हैं, वहां से उसने 225 कट्टे सीमेंट बरामद कराए। पौड़ी जिले के लैंसडाउन विधानसभा के अंतर्गत आने वाले विकासखंड यानी डांडा के लठिया गांव की रहने वाली विपाशा आजकल सोशल मीडिया की सुर्खियां बनी हुई है, जहां बच्ची के जरिए गाया हुआ गढ़वाली गाना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि बच्ची सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत कम वक्त में ही अपनी बेहतरीन आवाज के जरिए लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गई है। तो वहीं विपाशा का कहना है कि वह तमाम दिग्गज लोक गायकों को सुनती है और गायकों के शौक के चलते इन गायकों के साथ गाना भी गाना चाहती है। कल हमने ये गाना सुना सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, तो बहुत अच्छा लगा। फिर हमने पास में ही गांव की है ये लड़की, हम आज जहाँ आए हैं स्कूल में, मेरे भी पास में गांव है। बहुत ही अच्छी आवाज़ है लड़की की और कल से और आज तक कम से कम 8-10 लाख लोगों ने व्यू चले गए। तो कहीं न कहीं इसको मौका मिलना चाहिए, कहीं बड़े मंच पे हमारे जितने भी लोग कलाकार हैं, नेगी जी हैं या कोई भी अदर कलाकार हैं हमारे जो उत्तराखंड के हैं, कहीं न कहीं इसको मौका दें। ये बहुत ही बढ़िया टैलेंट है और ये बहुत अच्छा कर सकती है आगे आने वाले टाइम में।
उत्तराखंड में इस साल चारधाम यात्रा की शुरुआत अप्रैल महीने से हुई थी, जहां चारधाम यात्रा में अब तक तकरीबन 42 लाख के करीब श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा संख्या बाबा केदारनाथ धाम में आए श्रद्धालुओं की है, जहां अब तक 13,40,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। ऐसे में अब मानसून की रफ्तार कम होने पर श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा होने की उम्मीद जताई जा रही है। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय का कहना है कि सरकार ने इस बार यात्रा को देखकर बड़े स्तर पर व्यवस्थाएं की थी, जिस वजह से यात्रियों की संख्या काफी अच्छी रही। ऐसे में माना जा रहा है कि यात्रियों की संख्या में अभी और बढ़ोतरी होगी, जो सरकार और स्थानीय लोगों के लिए अच्छी खबर है। जो देखे, इस वर्ष धामों के कपाट अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए थे और जो पीक सीजन होता है मई जून में, उसमें श्रद्धालुओं की संख्या का एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। अभी कपाट बंद होने में लगभग 2 माह का समय शेष है, तो हमारा अनुमान है कि इस वर्ष श्रद्धालुओं की, तीर्थयात्रियों की संख्या का एक नया कीर्तिमान स्थापित होगा। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से, प्रदेश सरकार के स्तर से जो भी श्रद्धालु तीर्थयात्री धामों में पहुंच रहे हैं, उनकी यात्रा सुगम और सरल हो सके, इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, इस वर्ष धामों के कपाट अप्रैल माह के देहरादून नगर निगम ने हाउस टैक्स नहीं देने वाले तकरीबन 600 लोगों को नोटिस जारी किया। इस नोटिस में साफ कहा गया कि ड्यू डेट से पहले हाउस टैक्स जमा कर दे। जिन 600 लोगों को नगर निगम ने हाउस टैक्स के लिए नोटिस जारी किया, उसमें बड़े होटल और कमर्शियल संस्थान शामिल हैं, जिन पर 4 करोड़ की धनराशि बकाया है। आपको बता दें कि हाउस टैक्स ने नगर निगम को मोटी कमाई होती है। इस साल अप्रैल महीने से लेकर अब तक नगर निगम हाउस टैक्स से तकरीबन 26 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है, जो पिछले सालों की अपेक्षा काफी अच्छी रिकवरी बताई जा रही है। सारे लोग हैं जिनको हम लोगों ने नोटिस दिए हैं, जो कि अरियर्स में ऑलरेडी आ रखे हैं, जिन्होंने पूर्व वर्षों के भी हाउस टैक्स जमा नहीं करवाए हैं। इस प्रकार के 600 नोटिस हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। ये बड़ी संपत्तियां हैं। इसके अतिरिक्त जो छोटी संपत्ति होंगी उसमें भी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, लोग जो हाउस टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं। हमारी सभी से अपील है कि हमने इस पूरे प्रोसेस को काफ़ी सुविधाजनक बना दिया है। ऑनलाइन बैठ के आप अपने घर से भी कर सकते हैं। आपको अपना जो PT ID है, जो हाउस टैक्स ID है, आपके हाउस टैक्स की पर्ची में उपलब्ध होती है। उससे यदि आपने पिछले वर्ष टैक्स जमा कराया, आप आराम से घर बैठे उसको उस ID के माध्यम से बिल्कुल अपना टैक्स घर बैठे जमा करवा सकते हैं और रसीद भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा सभी से ये रिक्वेस्ट है कि क्योंकि नगर निगम को भी कई सारे कार्य करने पड़ते हैं और ये थोड़ा सा हमको इससे बल मिलता है कि यदि जो हमारे टैक्सेशन वगैरह हैं वो समय से जमा हो जाए। तो रुड़की में आगामी 26 सितंबर को होने जा रही महापंचायत को लेकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तैयारियों का जायजा लिया है। महापंचायत में आने वाले ट्रैक्टरों को रोकने से लेकर महापंचायत की जगह के साथ ही सुरक्षा इंतजामों का भी मुआयना किया। भाकियू अध्यक्ष ने प्रशासन को विश्वास दिलाया कि महापंचायत के चलते ट्रैफिक जैसी कोई भी समस्या नहीं होगी। भारतीय किसान यूनियन तैयारी के साथ में पूरा क्षेत्र में घूम रहे, किसान पूरा सड़कों निकल कर आवेगा। यहाँ निरीक्षण कर रहे थे जहाँ जहाँ हमारी सभा होनी ना, वहाँ से हमें SP जाट साहब से, कप्तान साहब से मुलाकात हुई, हमारी SDM साहब से हुई। उन्होंने हमें यहाँ का जगह चिन्हित करके बताई गई कि यहाँ से ट्रैफिक जाम भी ना हो। हमारी कोई ऐसा भी पर्पज नहीं कि हम कोई ट्रैफिक जाम करें, किसी को एम्बुलेंस को रोकना, हमारा कोई ऐसा नहीं, कोई शहर का या कोई देहात का कोई हमारी वजह से कोई परेशान है, हमारी ऐसी मंशा नहीं है। हजारों ट्रैक्टर हजारों ही तो हजारों की संख्या में होंगे। तो देखिए क्या आगे तो हमारी एक तो आपदा, जो आपदा ये हमारी फसल नष्ट होगी, हमें कोई मुआवजा नहीं मिला। हमारी ज़मीन नदी में कट कर गिर गई, कोई मुआवजा नहीं मिला। हमारा मुख्य मांग तो ये है। और रही हमारे बिजली के जो अनाप शनाप छापे मारे जा रहे हैं, उन पर जुर्माने लगाए जा रहे हैं कई कई लाख रुपए के। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज।